कोई भी चीज पूरी नहीं होती, लेकिन जितनी है वो दुनिया के लिए ईर्ष्या का कारण है। हमारे बगल में हमारे घर का एक हिस्सा अलग होना चाहता था, तो उसने कहा कि हमको पाकिस्तान चाहिए। भारत तो अपनी जगह टिका रहा 75 साल से, पाकिस्तान 25 साल के अंदर ही दो टुकड़ा हो गया। दोनों तरफ इस्लाम का वर्चस्व था, इस्लाम राष्ट्रीयता का, धर्म आधारित राष्ट्रीयता उन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन भाषा की अनदेखी की। तो बंगाली और पंजाबी का झगड़ा, बंगाली और सिंधी का झगड़ा, उर्दू उसको संभाल नहीं पाई। राजनीतिक कौशल का अभाव था, नेतृत्व का अभाव। तो हमारी राष्ट्रीय एकता का जो निर्माण हुआ है, जो भी और आगे करना है, उसमें जो मैं आपको बता रहा था कि खतरे का मौका था आजादी के बाद कि जनतंत्र में संख्या बल होगा। देखने में किताब में लिखा हुआ था कि संख्या बल की दृष्टि से जनगणना के हिसाब से हिंदी भाषी सबसे बड़ी भाषा समूह है, लेकिन पिछले 75 साल में आपको मालूम है कि आईएएस की नौकरी हो, सेना का पद हो, सर्वोच्च न्यायालय का पद हो, देश की संसद में वर्चस्व हिंदी वालों का नहीं था, बल्कि हिंदी वालों को देखते देखते समस्या प्रदेश बन गए। उत्तर प्रदेश के बारे में मजाक में सारा हिंदुस्तान क्या कहता है, नाम ही इसका उत्तर प्रदेश है, ये तो प्रश्न प्रदेश है, जिसने किसी समस्या का ठीक से समाधान नहीं किया। तो दक्षिण भारत में बहुभाषी भारतीयता की आस्था नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते उसमें हिंदी भाषी क्षेत्रों की भी नरमी है कि हम लोगों ने किसी कलेक्टर को इसलिए बनारस से नहीं भगा दिया कि वो तमिल भाषी था। हमने किसी सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को इसलिए नहीं इनकार कर दिया कि उसको हिंदी नहीं आती थी। और अन्य भाषा भाषियों का भी धीरज था कि आज नहीं तो कल हमारा जो हक है हमको मिलेगा। इसी में हमने कई भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का भी दर्जा दिया। एक पूरी लड़ाई चली, तो उसमें हम लोगों ने धीरे धीरे करके सिंधी को, गोरखाली को, मैथिली को, इन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया। कुछ लड़ाई भी हुई जरूर, जैसे हरियाणा और पंजाब बनाते समय पंजाबी और हिंदी भाषियों का बड़ा झगड़ा हुआ। हिंदी भाषियों ने कहा कि हम पंजाबी भाषियों के साथ नहीं रहेंगे, तो हिंदी भाषी हरियाणा, उसमें थोड़ी हिंसा भी हुई। बंगाली और आसामी का भी बड़ा झगड़ा हुआ। कुछ है बंगाल वाले यहाँ पर और कुछ आसाम वाले भी होंगे। आसाम वाले बंगाल वालों को, जैसे अंग्रेजों को हम लोग अपना राजनीतिक विरोधी मानते थे, बंगाल वाले आसाम में छाए हुए थे, तो आसाम को लगता था कि बंगालियों ने हम लोगों को अपना उपनिवेश बना रखा है। जो रहती जहाँ थे त्रिपुरा, वहां पर त्रिपुरी भाषा ही नष्ट हो गई बंगाली के दबाव में। इसके लिए खाली बंगालियों को दोष देना ठीक नहीं। ऐसे उड़िया और बंगाली का झगड़ा चला, तो 1937 में उड़िया उत्तर प्रदेश अलग हो गया। आज एक नया झगड़ा है उड़िया और बंगाली के बीच में, रसगुल्ले को लेकर। और बनारसी लोग कहते हैं भैया चाहे तू बनौला रसगुल्ला हमके चाहिए, झगड़ा निपटाते रहो। तो ऐसे लचीलेपन के साथ भारत का राष्ट्र निर्माण हुआ। दूसरी बात जो हमको गर्व की है, भारतीय संविधान। आपको मालूम है कि भारतीय संविधान बनने में 3 बरस लगा। यहाँ पॉलिटिकल साइंस के लोगों ने पढ़ा, 1946 से 1949 जब बना भारतीय संविधान, तो उसकी सभा में जाने से बहुत से लोगों ने इनकार कर दिया, क्योंकि वोट का आधार खाली ये था कि जो पढ़े लिखे लोग होंगे, बीए पास, बीएससी पास, जो टैक्स देते होंगे, यानी जमीन के मालिक होंगे। इन 2 आधारों को कुल 15% भारतीय उस समय या तो पढ़े लिखे थे या जमीन के मालिक थे, बाकी 85% बहुत खराब हालत में थे। और हमारे बहुत सारे रेडिकल्स की आशा थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर नई संविधान सभा चुनी जाएगी और वो संविधान बनाएगी। लेकिन उस समय जो परिस्थितियां थी, उनको देखते हुए उस समय के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि हम इसमें बैठेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर भी बैठे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल तो थे, सरोजिनी नायडू यहाँ की टीचर थी, सुचित्रा कृपलानी, ये लोग तो थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी आए, लेकिन सोशलिस्ट लोग नहीं आए। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा कि संविधान सभा कमजोर है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि इसमें राजा महाराजाओं का भी एक तिहाई प्रतिनिधित्व है। और ये राजा महाराजा चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, हमेशा अंग्रेजों के चापलूस न होते तो राजा महाराजा नहीं होते। जैसे बेगम हजरत महल मार दी गई, रानी लक्ष्मीबाई मार दी गई। क्यों मार दी गई? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का वर्चस्व नहीं स्वीकार किया। तो वो जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा ने 3 साल में ऐसा संविधान बनाया जो इमरजेंसी के 19 महीने छोड़ करके कभी स्थगित नहीं किया। उस संविधान में इतनी ताकत थी, उसने भाषा का सवाल सुलझाया,
उसने जाति का सवाल सुलझाया, उसने क्षेत्रीयता का सवाल सुलझाया और उसने राष्ट्रीयता का सवाल सुलझाया। तो भारतीय संविधान में दुनिया में एक अनोखा दस्तावेज है और उसको देख करके बहुत लोगों को ईर्ष्या होती है। बहुत से देश, पाकिस्तान का संविधान कितने साल में बना? 7 साल में बना और बनने के 17 महीने में फिर स्थगित हो गया। पाकिस्तान हमारी तरह से ही है, एक ही संस्कृति के वारिस है, लेकिन उनका झूला कैसा है? एक तरफ तानाशाही तो एक तरफ लोकतंत्र। हमने एक बार तानाशाही का मजा चखने की कोशिश की थी और उसके बाद इतना गुस्सा भारत में पैदा हुआ कि जो पार्टी इमरजेंसी की जिम्मेदार थी उसको राजस्थान से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक एक सीट नहीं मिली। इतना स्पष्ट इनकार हुआ। इसीलिए दोबारा शासक तो बहुत आए, उनका मन भी थोड़ा मचला होगा, ये वोट का क्या चक्कर, इसको हटा दो, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि देश के अंदर तमाम समस्याओं के बावजूद नागरिक आजादी को लेकर के, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लेकर के एक राष्ट्रीय सहमति बनी। आज तो थोड़ा कमजोर जरूर हो रही है पिछले 10-12 साल से, 15 साल से। जैसे छात्र संघ है, तो छात्र संघ कुछ तो छात्रों की कृपा से बदनाम हो गया और कुछ दूसरों की भी मर्जी थी कि छात्र संघ न हो तो ज्यादा अच्छा। झूठ मूठ झंझट करते हैं, मांग पत्र लेके चले जाते हैं, सभा करते हैं, लंका पर सभा करते हैं, आना जाना मुश्किल हो जाता है। फिर जब छात्र संघ गया तो कर्मचारी संघ गया, कर्मचारी संघ गया तो अध्यापक संघ भी चला गया। अब संघ नहीं है, हमारी समस्याएं तो समस्याओं का समाधान कैसे होता है? और तरीकों से होता है। जाति के संघ मंच बन जाते हैं, हर जाति का एक मुखिया है, उसके यहाँ शाम को जाइए, दरबार लगा रहता है। भाषा का है, राजनीतिक विचारधाराओं का है। एक राजा की विचारधारा होती है, जो राजा होने वाले हैं और नहीं होने वाले हैं उनकी विचारधारा होती है। डेमोक्रेटिक सोल्यूशन नहीं। भारतीय समाज में पिछले दिनों में जो लोग लोकतंत्र के कारण सशक्त हुए, सक्षम हुए, उन्होंने वैसे ही उसको छोड़ दिया है जैसे कुछ संयुक्त परिवारों में लड़का लड़की तरक्की करने के बाद अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। माँ का चश्मा, या वो फिल्म आपने देखी होगी, बागबान देखी होगी, तो कहते हैं वो बनवाएंगे, वो देखेंगे, वो ख्याल रखेंगे। वो भारत के मध्यम वर्ग ने भी किया। लोकतंत्र के प्रति हम लोग बहुत गैर जिम्मेदार हो गए। वोट ही देने नहीं जाते हैं। जिस दिन वोट रहेगा उस दिन हमारे जैसे लोग सारनाथ चले जाएंगे या घर ही बैठ करके पार्टी करेंगे। वोट देने के लिए वो झुग्गी झोपड़ी और ये क्या नाम है श्रमिक कर्मचारियों की बस्ती का कौन सा बड़ी सुंदर बगिया के लोग तो खड़े रहेंगे घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। 60% से ज्यादा जब वोट पड़ेगा तो अखबारों में खबर छपती कि बम्पर वोटिंग है। बम्पर वोटिंग क्या हुई भाई? 10 में से 4 आदमी तो वोट ही देने नहीं आए और इस वोट के अधिकार के लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई, कितनी कुर्बानी दी गई। तो हम लोग लापरवाह की तरह से अपने लोकतंत्र को लस्टम पस्टम चल रहा है, जब तक चले तब तक चले। और बहुत से लोगों को तो लगता है कि क्या हर बात में आंदोलन। दिल्ली में हम रहते रहे 25 साल, वहां पे दिल्ली का मिडिल क्लास बड़ा नाराज होता था, ट्रैफिक जाम हो जाता था प्रदर्शन के कारण। अरे वो प्रदर्शन लोकतंत्र को बचाने का एक जरिया है। अगर आप नहीं बोलने देंगे तो बात तो चलेगी, फिर विस्फोट होगा। विस्फोट जब होगा, जैसे ज्वालामुखी फूटता है, सब कुछ जल जाता है, वैसा हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप लोगों को धरना देने दें, बोलने दें। किसी को शौक तो नहीं धरना देने, मजबूरी में ही नारा लगता है कि आप जाते हैं संकट मोचन, वहां जाकर इंकलाब जिंदाबाद करते नहीं, वहां तो हर हर महादेव या बजरंगबली की जय करते हैं। या शादी में आप नारा लगा, नहीं, नारा नहीं लगाते। नारा तो मजबूरी में लगता है, लेकिन जब नारा नहीं लगाने देंगे आप तो फिर और तरीके हो जाते हैं। इसको आतंकवाद कहते हैं, अलगाववाद कहते हैं। भारत ने उसको भी संभाला। तीसरी जो बड़ी बात भारत की है वो है राष्ट्रीय संघ का निर्माण, फेडरलाइजेशन। बहुत दिनों तक ये शक था कि अगर दिल्ली में एक पार्टी की सरकार होगी और पंजाब में दूसरे पार्टी की सरकार होगी, तमिलनाडु में तीसरे पार्टी की सरकार होगी, तो भारत की एकता टूट जाए। बीच में डर भी था। तमिलनाडु में जब क्षेत्रीय पार्टी एक थी डीएमके, उसकी सरकार बनी और दिल्ली में दूसरे पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली वालों ने तमिलनाडु की सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करा के हटा दिया। केरल में कम्युनिस्टों की सरकार बन गई, तो दिल्ली में रिपोर्ट किया कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने प्रधानमंत्री को, कह रहे बड़ा खतरा हो गया, कम्युनिस्ट आ गए, उसको हटाओ। आज भारत में दिल्ली में एक पार्टी की सरकार है,
और भुवनेश्वर में दूसरे पार्टी की सरकार है, कलकत्ता में तीसरे पार्टी की सरकार है, चेन्नई में चौथे पार्टी की सरकार है। और भारत के संघीय ढांचे पर कोई आंच नहीं आ रही, बल्कि लोगों का आग्रह ये बढ़ता है कि हमको संघ के प्रावधान में और जगह मिलनी चाहिए। जैसे भारत की औरतें हैं, क्या है भारत की औरतों की मांग कि हमको निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, लेकिन औरतों की उदारता देखिए, है वो 50%, कहीं 49% है, कहीं 51% है। लेकिन कहती अच्छा चलो भाई तुम नहीं मानते हो तो हमको 30%। हम अगर औरत होते तो हम कहते 50% से 1% कम पर राजी नहीं। लेकिन भारत का महिला आंदोलन कहता है कि हम जानते हैं मर्दों को कितने स्वार्थी हैं, चलो 30% ही दे दो। ऐसे ही भारत के जो दलित आंदोलन के लोग हैं वो पूछते हैं कि आपने हमको एमपी तो बना दिया, एमएलए भी बना दिया, लेकिन न्यायपालिका में हमारी जगह बहुत कम है। और प्रशासन में भी वो गिनती गिनाते हैं कि कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कितने चीफ सेक्रेटरी, उसमें हम कितने हैं। उसका भी दबाव है। पिछली बार का राष्ट्रपति चुना गया दलित, इस बार की राष्ट्रपति चुनी गई आदिवासी महिला। और ऐसा निर्णय किया दिल्ली की सरकार ने कि जो उनकी बड़ी मजबूत विरोधी पार्टी थी, इसकी सरकार थी उड़ीसा में, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि एक तो उड़िया थी, दूसरे आदिवासी थी, तीसरे औरत थी। तो जिसने भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का नाम चुना उसको हम बधाई देंगे कि तुम तो भाई चाणक्य की संतान लगती हो या लगते हो। ऐसा ऐसे एक समय बहुत हल्ला मचा हुआ था तो उन्होंने अब्दुल कलाम को जाने कहां से कहा कि ये राष्ट्रपति होंगे। अब सब हक्का बक्का हो गए कि अब्दुल कलाम राष्ट्रपति होंगे, न उगलते बन जाता न निकलते बन जाता। ये राजनीतिक कौशल है, लेकिन भारतीय समाज की ये खासियत है कि 100 सवालों के जवाब के तौर पर वो सवालों के जवाब निकाल देते हैं। लेकिन विमर्श जो भी चल रहा है वो है भागीदारी, हिस्सेदारी, और ये भूख बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये तीसरी उपलब्धि है, डेमोक्रेसी एज एन इन्वेस्टमेंट इन पीपुल्स लाइफ। बहुत हल्ला मचता है, हम भी समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो उसकी बड़ी आलोचना, स्वप्निल ने तो अध्ययन ही किया है पंचायती राज का। अरे पंचायती राज का बड़ा नाश हो गया, चुनाव में बड़ा पैसा लगता है, राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लगता है, मुख्यमंत्री जो चुने गए वो बिना पैसे के चुन लिए गए। तो जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया ऊपर से लेकर नीचे तक चलेगी। आपकी आंख में चुभता है तो आप अपनी आंख को ठीक करिए। उड़ीसा में चुनाव शायद सबसे सस्ता है, उसके बाद बिहार है, सबसे महंगा चुनाव कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। विधानसभा के चुनाव में 10 करोड़ से 12 करोड़, विधानसभा के चुनाव में। अभी मैं गोवा में था तो वहां तो एक और कदम आगे चले गए गोवा के लोग। वहां पर वोटर पीछे 5,000 रुपया नगद रूलिंग पार्टी ने दिया, और जो विरोधी पार्टी कलकत्ता से आई थी, एक दिल्ली से गई थी, वो हराना चाहती थी तो वोटर पीछे 10,000 दे रहे थे। तो गरीब की फिर भी कुछ मान्यता है। तो जिस गरीब ने हमको बताया कि हमारे यहाँ 3 वोट था, हमारा, हमारे पति का, हमारे लड़के का, 15,000 का लिफाफा आया था, लेकिन कल आए थे वो 30,000 दे रहे थे। पैसा तो ज्यादा था, लेकिन हमने उनको मना किया, हमने कहा हम तो अपना वचन हार गए हैं, अगली बार आप थोड़ा पहले आइएगा और पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा। तब तो वोटर को भी खरीदा बेचा जा रहा है, तो उसके बाद आप बोल सकेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ? तो कहेंगे तुम क्या बोलते हो, तुमने तो हमको पैसे पर वोट दिया। तो ये जो लोकतंत्र का ये वाला रूप है, व्यावहारिक रूप, और उसके बारे में क्या कहते हैं कि सत्ता की लड़ाई में हर कुछ जायज है, जो जीता वही सिकंदर। ये दृष्टिकोण आत्मघाती है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र अगर अमेरिकी लोकतंत्र की तरह से, ब्रिटिश लोकतंत्र की तरह से पैसे का खिलौना बन जाएगा तो लोकतंत्र अभी बहुत कच्चा है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत में जो लोकतंत्र का पौधा हम लगा रहे हैं, ऐसी मिट्टी पर, ऐसी जमीन पर लगा रहे हैं जो बहुत उपजाऊ नहीं है। लोकतंत्र के लिए समता चाहिए, लोकतंत्र के लिए बंधुत्व चाहिए, और भारतीय समाज में ये दोनों नहीं है। समता नहीं है, जाति व्यवस्था, स्त्री पुरुष भेद, बंधुत्व नहीं है, वर्ग भेद, इन दोनों का भी निर्माण करना पड़ेगा। ऐसा कुछ मत करना जिससे भारत में विषमता बढ़े और बंधुत्व घटे, सद्भावना घटे। लेकिन फिर भी भारतीय मिजाज में लोकतंत्र धीरे धीरे अंकुरित हो गया, और जितने उत्साह से गांव के लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं वो ये भूल जाते हैं
कि आज से 70 साल पहले हमारी औकात ही नहीं थी बोलने की। गांव में जिसकी लाठी उसी की भैंस थी, अब जिसका वोट उसकी भैंस हो गई। लेकिन अगर भैंस आजम खान की हो तो पुलिस वाले को खोजना पड़ता है। तो ये जो नया मिजाज है भारतीय समाज का, भारतीय औरत का, भारतीय गरीबों का, भारतीय मजदूरों, किसानों का, एक साल किसान वहां बैठा, क्या क्या नहीं कहा हमने। पहले का खालिस्तानी है, वो सब पागल नहीं हुए, हालांकि ज्यादातर सरदार, तो सरदार मतलब पंजाब, पंजाब मतलब खालिस्तान। लेकिन वो नहीं नारा झुके का आतंकवादी, का आतंकवादी तुम्हारे चाचा होंगे, तुम्हारी बुआ होंगी, हम आतंकवादी नहीं, हम तो भारतीय। फिर उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ा, पानी छोड़ा, कहा नहीं हम अपने घर तभी जाएंगे जब न्याय मिलेगा। हम गांव में जाके क्या करेंगे, वही कर्जा, वही गलत दाम नीति। तो फिर सरकार ने उस नियम को वापस लिया। ये भारतीय लोकतंत्र का अजूबा विकास है, जिसकी आशा बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू को नहीं थी, दीनदयाल उपाध्याय को नहीं थी, राम मनोहर लोहिया को नहीं थी, जयप्रकाश नारायण को नहीं थी। इस तरह से आप अपनी क्षमता दिखाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप समस्या मुक्त हो गए। 7 समस्याएं हैं जिनके बारे में समाज वैज्ञानिकों को अध्ययन करना चाहिए। ये कुछ समस्याएं राजनीति के कारण, कुछ समस्याएं राजनीति के बाहर हैं, कुछ समस्याएं प्रकृति की हैं, प्रकृति और संस्कृति के टकराहट के कारण। तो उनका अलग अलग समाधान होगा, लेकिन अध्ययन करना हमारा जिम्मा है। अगर आपको डायग्नोसिस सही हो जाए, बीच अस्पताल जाइए, आपकी पत्नी, भाई, पति, माँ, बच्चा अस्वस्थ लग रहा है कई महीने से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तमाम जड़ी बूटी खिला दिया, दवाई खिला दी, उन्होंने डायग्नोसिस करके बताया कि भाई इसको तो बहुत गंभीर बीमारी है, इसको सर्जरी करानी है। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप तत्काल उसका इलाज करेंगे। डायग्नोसिस होनी चाहिए। डायग्नोसिस कौन करता है? सोशल इश्यूज की डायग्नोसिस सोशल साइंटिस्ट करते हैं। इसीलिए आप जानते हैं कि लॉ की पढ़ाई पहले खाली लॉ के प्रोफेसर कराते थे, अब लॉ की पढ़ाई करने वालों को भी सोशियोलॉजी पढ़ना जरूरी है। मेडिकल की पढ़ाई खाली डॉक्टर लोग कराते थे, अब मेडिकल साइंस में भी सोशियोलॉजी का पेपर। बगल में जो आईटी है वहां भी सोशियोलॉजी, क्योंकि सोसाइटी में टेक्नोलॉजी है, सोसाइटी में मेडिसिन है, सोसाइटी में एग्रीकल्चर है, सोसाइटी में कानून है। और अब जो नई शिक्षा नीति आई है कस्तूरी रंगन कमेटी की, उसने तो कहा कि बच्चे चाहे जो पढ़े, लेकिन उनको लगातार इतिहास, दर्शन, संस्कृति और समाज, इन 4 चीजों की पढ़ाई करानी। चाहे आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो, मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हो, लॉ करना चाहते हो, नर्सिंग करना चाहते हो, एजुकेशन में जाना चाहते हो, ये वापसी है समाज विज्ञान की। लेकिन अब समाज वैज्ञानिक इसको समझ पाए तब ना। समाज वैज्ञानिकों को लगता है हमको कोई पूछता नहीं है, हमारे रिसर्च ग्रांट नहीं है, हमारे पास साधन बहुत कम है। तो मैं समाज वैज्ञानिकों से यही कहूंगा, एक तो हमारी बिरादरी के हैं, हमारी उम्र से थोड़ा कम ज्यादा, और जो नई पीढ़ी के समाज वैज्ञानिक हैं, कि आपके पास उस ताले की चाबी है जो ताला खोलने के लिए भारत का समाज बेचैन है, और वो है हमारे मेजर कंसर्न। 7 कंसर्न है। पहला तो है विकास का प्रश्न। कुछ लोग जो पर्यावरण आंदोलन के लोग हैं वो विकास को ही विनाश मानते हैं। तो कहते हैं डेवलपमेंट पैराडाइम में ही कुछ ऐसा है कि नदियों का नाश होना निश्चित है, जंगलों को काटना पड़ेगा, हवा खराब होगी। तो समाज वैज्ञानिकों को ये देखना है कि क्या कोई दूसरा रास्ता भी है, दिल्ली को शहर का कुआं बनाने के अलावा है दूसरा रास्ता। तो वो इको सेंसिटिविटी की बात है। आजकल भारत सरकार भी किसी भी औद्योगिक प्रोजेक्ट के पहले उसका एनवायरमेंटल असेसमेंट कराती है, पहले नहीं कराती थी। पहले था कि आकाश अनंत है, हवा, धरती तो माता ही है, क्या दिक्कत है कारखाना और खोल। अब नहीं, अब इकोलॉजिकल असेसमेंट एनवायरमेंटल। और इसके लिए कहां से पैदा हुआ ये चेतना? भारतीय पर्यावरण आंदोलन से। आज दुनिया में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में बड़े बांध बनाना अब अनुचित मान लिया गया। पूरे भारत में सिगरेट और बीड़ी को सार्वजनिक जगह पर पीना अनुचित मान। पहले खाली आर्य समाज वालों की ये दिक्कत थी, सिखों की समस्या। आज हवाई अड्डे पर भी एक छोटा सा कमरा रहता है, लिखा रहता है स्मोकर्स केबिन। बाकी सारा, अगर आप सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पिए। वैसे ही अगर आप भारत सरकार हैं, चाहे राज्य सरकार है, चाहे इस पार्टी चाहे उस पार्टी के,
विकास के नाम पर ऐसी योजना अपनाएं जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़े तो उसको लोग ना कर देते। ये चेतना निर्माण हो, इसमें दोनों की पार्टनरशिप। ज्यादा आंदोलन की थी, कम समाज वैज्ञानिकों ने। समाज वैज्ञानिकों ने भी तो जितने रिपोर्ट्स आए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, वो समाज वैज्ञानिकों के लिखे रहते हैं, यूनाइटेड नेशन छापता है। या जो ब्रंटलैंड कमीशन हुआ या जो रियो समिट हुआ, आपके यहाँ पर्यावरण आंदोलन का अध्ययन करने वाले लोग हैं, तो विकास का प्रश्न है। और विकास एक बुनियादी जरूरत है। आजादी का मतलब दरिद्रता में सड़ना नहीं है। आजादी का मतलब अपनी तमाम क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करने का अवसर। तो विकास में शिक्षा आएगी, विकास में स्वास्थ्य आएगा, विकास में आवास आएगा, विकास में आजीविका आएगी। और आप जानते हैं कि इस समय विकास को लेकर के एक धुंध फैली हुई। हम विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी राजधानी में जाइए, जैसे दिल्ली में जाइए, लखनऊ में जाइए, भुवनेश्वर में जाइए, तो लगेगा क्या जबरदस्त विकास हो रहा है। दिल्ली में तो रात में भी इतनी लाइट जलती है, लगता है यार इतना क्यों खराब कर रहे हो, क्या जरूरत है इतनी लाइट, लेकिन जल रही है। दिल्ली में जो मेट्रो चलती है बिल्कुल समय पर, डॉट पर, वैसी सुंदर रेलगाड़ी सेवा तो यूरोप के शहर में है। एक तरफ तो उधर है और दूसरी तरफ दिल्ली में एक इलाका है वजीराबाद, लगता है कि वहां बमबारी हुई थी कल रात। सड़क टूटी हुई, गंदगी, पोस्टर लगा हुआ है दीवारों पर मुख्यमंत्री के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ, और वो सब भागे हुए उधर जाते ही नहीं। तो विकास का जो असंतुलन है, भारत में 150 जिले ऐसे हैं जिनको भारत सरकार ने ही योजना आयोग पहले और अब नीति आयोग ने अति पिछड़े जिलों के रूप में, अति संवेदनशील जिलों के रूप में चिन्हित किया। उसमें सोनभद्र भी है, उसमें रॉबर्ट्सगंज है, उसमें दुलिया है, और एक लाल पट्टी है जो चलती है तिरुपतिनाथ से। तिरुपतिनाथ आंध्र में सबसे बड़े देव का मंदिर स्थान तिरुपतिनाथ, और जाती है पशुपतिनाथ। आप नक्शे में उठा कर देखिएगा कि तिरुपतिनाथ और पशुपतिनाथ के बीच का क्या इलाका, उसको नक्सल बेल्ट कहते हैं। अब चीन में तो माओवाद खत्म हो गया और भारत में माओवाद फैल रहा। ये कहां से आ रहा है? तो लाल गुजरकर कहते हैं कि नेपाल से आया। नेपाल में खुद माओवादी और लोकतंत्रवादी मिलकर राज चलाना चाहते, और चीन ने तो माओवाद को दफन कर दिया। कहते हैं माओ बहुत बड़ा अपराधी था। माओ का वहां कोई नाम नहीं लेते, हिटलर का नाम जर्मनी में नहीं लेते, वैसे माओ का नाम चीन में नहीं। हमारे कुछ चीन के विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा कि साहब माओ तो हमारे लिए खलनायक थे। लेकिन भारत में ये जो तथाकथित उग्रवाद है उसकी खबरें आती हैं। बेचारे आदिवासी हैं, उन्होंने न अंग्रेजी जाने, न हिंदी जाने, न बंदूक जाने, न पिस्तौल जाने, खाली इतना जानते हैं कि हमारी जमीन को आपने किसी को ठेके पर दे दिए। और उसमें सभी पार्टियां एक हैं। जैसे भारत का तिरंगा एक हर पार्टी के लिए एक है, वैसे आदिवासी इलाके का दोहन शोषण हर पार्टी का नैतिक कर्तव्य हो। आजकल एक पार्टी वहां है जिसका कि दिल्ली में राज नहीं है, छत्तीसगढ़ में दूसरी पार्टी है, लेकिन उस छत्तीसगढ़ की पार्टी जो नई पार्टी आई उसने भी आदिवासियों के साथ कोई दूसरा बर्ताव नहीं किया। तो ये है विकास का प्रश्न, जिसमें कि बलिया कभी कभी आप बलिया कितने लोग यहाँ पर? कोई नहीं, राजू तो त्रिपुरी हो। आप बलिया जाइए, कभी गाजीपुर चले जाइए, मिर्जापुर चले जाइए, और फिर बनारस आइए, और फिर बनारस से हाईवे पर सीधे लखनऊ चले जाइए। एक ही राज्य के हिस्से लगते हैं? नहीं लगते हैं। ये अन्याय आप कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन सा ज्वालामुखी फटे कि आपकी अकल ठिकाने आए और आप एक समायोजित, इंटीग्रेटिव, इंक्लूसिव विकास की रणनीति की तरफ जाए? क्या कारण है कि उड़ीसा बिहार के लोग इलाज के लिए बहुत दिल्ली आते हैं और दिल्ली वाले कभी नहीं जाते? क्या कारण? क्योंकि दिल्ली में 70 अस्पताल है और हर अस्पताल में डॉक्टर भी है, इलाज भी है, खाली पैसा चाहिए। और उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तो विकास का संकट है। दूसरा संकट जो हम अच्छी तरह से जानते हैं वो है शासन का संकट। लोकतंत्र भी बहुत गहरा नहीं हुआ है।
कई इलाके में अभी भी दबंगों का राज चलता है। चुनाव की मुहर उनको मिल जाती है, लेकिन और उसमें आरक्षण भी काम नहीं आता। एक इलाके में मैं था अभी पिछले दिनों, मेरठ से हमने एक यात्रा की 9 दिन में दिल्ली तक, तो मैं गाजियाबाद में था और चुनाव वहां होने वाला था। उसमें औरत का चेहरा भी नहीं था, खाली लिखा था उसका नाम फातिमा बीबी पत्नी अमुक साहब। जो अमुक साहब है उनका चेहरा लगा हुआ है। रिजर्वेशन महिला सीट का है, लेकिन औरत जीत रही है पति के नाम पर। और क्योंकि वो इलाका मुस्लिम बहुत था तो औरतों का चेहरा न दिखाएं तो ये बेहतर है। ऐसा हिंदुओं में भी होता होगा। तो रिजर्वेशन के बावजूद जो डोमिनेंट जेंडर है, डोमिनेंट कास्ट है, डोमिनेंट क्लास है, उसका राज चलता है। तो इसको डोमिनेंट कास्ट डेमोक्रेसी कहिए। ये हमारे लोकतंत्र की एक बड़ी भारी समस्या है। और सुशासन, अभी कुछ पार्टियां चुनाव में इसलिए जीती कि उन्होंने कहा कि अगर आपको राशन कार्ड चाहिए तो इतने दिन में, अगर ड्राइवर लाइसेंस चाहिए तो इतने दिन में, अगर वोटर आईडी कराना इतने दिन में, अगर पैन कार्ड अगर नहीं होता है तो ये नंबर हम आपको बताते हैं, इस नंबर पर करिए, उस आदमी का। तो वो जो दफ्तर वाला खेल चलता था ना, कि आपने एप्लीकेशन तो दे दी लेकिन इसमें वजन नहीं रखा आपने। अरे वजन का क्या मतलब होता है भाई साहब? वजन मतलब गांधी जी जो हरा वाला नोट पे 500 वाला, ये स्वराज है। इसको स्वराज बनाने की लड़ाई चल रही है और कई पार्टियां इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। ये अलग बात है कि शासन में आने के बाद उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है, भूल जाते हैं। तो भूल तो शकुंतला को दुष्यंत दी गए थे। तो हो सकता है कि हम लोग की ये पारंपरिक आदत हो कि थोड़ी देर के लिए तो मोहित हो गए और उसके बाद भूल गए। लेकिन दुष्यंत को तो शकुंतला ने माफ कर दिया, लेकिन अब ये जो नई शकुंतला है ये नए दुष्यंत को माफ नहीं करना चाहती। इसीलिए हर चुनाव में 50% एमएलए चाहे जिस पार्टी का जीता हो अगली बार हार जाता है। और कभी कभी तो पार्टी खुद ही बदल देती है। अभी गुजरात में एक पार्टी का राज था, फीडबैक आ रहा था कि इन लोगों की हरकतें अच्छी नहीं है, तो जनता हरावे इसके पहले पार्टी है कमान ने उसको टिकट काटे। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो बाकी होकर लड़ सके। ऐसा ही हर पार्टी में होता है। तो स्वराज का प्रश्न, इसको आप कहेंगे गवर्नेंस डेफिसिट। तीसरा सवाल लेजिटिमेसी का है। पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के लोगों को मैक्स वेबर के हवाले से पढ़ाया जाता है। वैधता एक प्रक्रिया होती है जिससे कि आप शक्ति को सत्ता में बदल देते हैं, पावर को अथॉरिटी में बदल देते हैं, उसको कहते हैं लेजिटिमेशन प्रोसेस। हमारे यहाँ उस प्रक्रिया का नाम है चुनाव। चुनाव की पवित्रता सत्ता की साख के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज चुनाव की प्रक्रिया को 3 वायरस प्रभावित कर रहे हैं। तीनों एम से हैं। सबसे पहले तो बताइए, मीडिया, फिर जो बचा खुचा कसर है वो राजा भैया और गुजरात की वाली या दिल्ली या मुंबई वाली, हाँ मसल पाओ, तीनों मिला करके चुनाव का रसायन बन जाता है। पहले तो पार्टियां उम्मीदवार को टिकट देती थी, उसके साथ पैसा भी देती थी कि लोगों की राय है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, हमको मालूम है आपका साधन नहीं है, इतना आपको चुनाव का खर्चा भी मिलेगा। अब जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है उनको ही पैसा दिया जाता है। सबसे पहले उनको पहले दक्षिणा चढ़ाई। विश्वनाथ जी के मंदिर में आप पहले हम जाते थे, इधर तो दूसरा इंतजाम हो गया है, तो यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, रखते रखते आपकी जेब खाली हो जाएगी, लेकिन देवी देवता का नंबर नहीं कम होगा। ऐसे ही पार्टी का अगर टिकट देना हो तो जब तक आपके पास पर्याप्त मात्रा में काला धन न हो, चाहे जो पार्टी हो, राष्ट्रवादी हो, अराष्ट्रवादी हो, वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, हर जगह पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग मेंबर लेते हैं, पैसा लेते हैं, फिर पार्टी पैसा लेती है और फिर मतदाता तो चुनाव के समय खर्चा होता है। अगर हम साइकिल से प्रचार करने जाएं तो बड़ा दरिद्र हो या चुनाव जीती और वो आया हेलीकॉप्टर से, और उसके पहले 15 गाड़ी बोलेरो, 15 गाड़ी ये गाड़ी वो गाड़ी, अरे 100 गाड़ी राजगुरु एक तो कोनो जवाबे नहीं। सब किराए के, भीड़ भी किराए की। जो भीड़ आती है बड़ी बड़ी रैलियों में 500 रुपया नगद और खाए पिए का इंतजाम, और दरवाजा से लेके जाए और दरवाजे पर वापस पहुंचाए। और हमने अखबार में पढ़ा कि भाई विशाल रैली हुई, न भूतो न भविष्य। ऐसा बड़ा फ्रॉड चल रहा है भाई।
ये है लेजिटिमेशन प्रोसेस। इसलिए जो चुनाव जीत भी रहा है या जीत रही है, उसका इकबाल नहीं है, उसकी ग्रेविटी नहीं, उसकी डिग्निटी नहीं है। वो बोले लाल किले से और सारा हिंदुस्तान खाना छोड़ दे, वो है इकबाल। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि देश पर खतरा है, अनाज कम है, ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं अमेरिका यूरोप वाले। अगर हफ्ते में एक दिन हम लोग अनाज छोड़ दें तो देश की इज्जत बच जाएगी। लाखों लोगों ने छोड़ दिया और लाल बहादुर शास्त्री चले गए, पाकिस्तान का संकट चला गया, लेकिन वो जो कसम खाई थी कसम रखा है। अभी हाल में हुआ ये जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि गैस का सिलेंडर छोड़ दीजिए, क्योंकि सबको सब्सिडी मिलती थी, तो कहा भाई हम सब्सिडी सबको काटेंगे तो थोड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्वेच्छा से छोड़ सकें छोड़। कई 1 करोड़ लोगों ने उसको ठीक शिक्षा नहीं बदली, छोड़ दिया। लेकिन देश तो 1 अरब 40 करोड़ लोगों का है ना, और इनका इकबाल घटता चला जा रहा, हर चुनाव का खर्चा बढ़ता चला जा रहा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जीतने वाले का इकबाल बहुत से बहुत अपने वोट बैंक और उसका असर, बहुत से बहुत, इससे ज्यादा नहीं। तो खंडित शासन चल रहा है, खंडित वैधता है, इस फ्रैक्चर्ड लेजिटिमेशन प्लस। चौथा संकट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अजीब चीज है, हमको बोलने का अधिकार देती है, लेकिन उससे ज्यादा सुनने का कर्तव्य देती है। सहमति की गुंजाइश बनाओ, लेकिन असहमत जो है उसकी भी सुनो। सबकी क्षमता नहीं होती, असहमति का संस्कार होता है। जैसे बनारस में दयानंद सरस्वती आए, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और बनारस में हर नुक्कड़ पर एक मंदिर, और उस बनारस में आकर उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ शास्त्रार्थ किया, किसी ने उनका बाल भी बांका नहीं किया। शंकराचार्य आए केरल से चलते हुए, यहाँ उन्होंने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया, लंबा शास्त्रार्थ चला। बुद्ध आए, बोध गया से बोधि प्राप्त करके और खुल के बहस की उन्होंने। तो ये लोकतांत्रिक मिजाज है, जहां पर कि आप दूसरे की सुने, अपनी कहें, और जो तर्क संगत हो, तथ्य संगत हो, उसको स्वीकार कर। उसमें आपकी नाक नहीं कट जाती, आपकी टोपी नहीं उछल जाती। तुमने अगर आगे कुछ कहा तो तुम्हारी हम जबान खींच लेंगे, तो क्या हम ऊपर से 6 इंच छोटा कर देते। ये लोकतंत्र नहीं, ये सामंती समाज। औरंगजेब अपने भाइयों से कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा था। बड़ा भाई दारा शिकोह बनारस आके उपनिषद सीख रहा था, संस्कृत सीख रहा था, उसका मिजाज थोड़ा समावेशी था। औरंगजेब उसने पहले लड़ाई लड़ी, फिर अपने भाई की सार्वजनिक तौर पर बेइज्जती किया, हथकड़ी बेड़ी पहना करके, और फिर उसकी हत्या कर दी। भाई तो भाई, बाप को बंद कर दिया। वो कौन था? वो सामंत था, वो सम्राट था, वो लोकतंत्र विरोधी था। हमारे यहाँ आप भी चुनाव लड़े, हम भी चुनाव लड़े, आप जीत गए, हम हार गए। थोड़ी देर केशव की दुकान पर हम दोनों खान खाए, कहा गुरु इतना बिगड़ गया कि तुमने संगे पानो न खाई। वो लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र की ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? हवाई जहाज चलाने का स्कूल है, गाड़ी चलाने का स्कूल है, कंप्यूटर सीखने का स्कूल है, लेकिन लोकतंत्र का स्कूल नहीं है। परिवार है, परिवार में माँ कहेगी कि बच्चे की बात सुन लो पहले। पिताजी ने कहा क्या सुने इस बेवकूफ बदतमीज का, तो क्या मालूम, इधर आओ, कान पकड़ के उठो बैठो, नहीं बैठा उठा तो 2 झापड़ लगा दिया। बहुत से लोगों को अपने पिता की यही याद है कि हमारी बड़ी पिटाई होती है। उससे कोई लोकतांत्रिक व्यक्तित्व बनेगा? लोकतांत्रिक व्यक्तित्व तब बनेगा जब पिता ने आपकी बात को। तो 2 बच्चों की कहानी। एक बच्चा था, उसको कलम बहुत पसंद थी, और उसका बाप बहुत बड़ा वकील था, बहुत अमीर था, उसके पास सैकड़ों कलमें थी। उस बच्चे ने बिना बाप से पूछे एक कलम ले ली। पता चला तो बाप ने उसकी इतनी पिटाई की कि कई दिन तक उसकी दादी उसको मलहम पट्टी करती रही। और उसके बाप को भला बुरा कहा, लेकिन बाप तो बाप था, और बड़ा सख्त था, बड़ा ऊंचा था। एक और बच्चे ने अपने भाई के सोने की जंजीर में से एक टुकड़ा सोना चुरा लिया, और चुरा करके अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती किया। मौज मस्ती मतलब कुछ खाना पीना, कुछ और जो भी विलास किया हो। फिर कुछ दिन के बाद उसको पता चला कि चेन में से एक टुकड़ा गायब है। किसने किया, किसने किया, किसने किया, कोई नहीं बोला। उस बच्चे ने भी कुछ नहीं कहा।
लेकिन वो बच्चा उस झूठ के साथ जी नहीं सका। जाकर उसने कहने की हिम्मत नहीं, पे चिट्ठी लिखा और चिट्ठी पढ़ करके बाप रोने लगे और उन आंसुओं से जो पीड़ा हुई उस बच्चे को, सारी जिंदगी उसने फिर दुबारा वो अपराध नहीं किया। तो पहला वाला बच्चा जवाहरलाल नेहरू था, इसको मोतीलाल नेहरू ने कलम बिना पूछे लेने को लिखा। दूसरा वाला बच्चा मोहनदास करमचंद गांधी था, जिसने बाप की अहिंसा के कारण अपने को बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस किया। वो लोकतांत्रिक पिता था, गांधी जी के पिता, जवाहरलाल के पिता अथॉरिटेरियन। तो हमारे समाज में ये मिजाज, औरत को बोलने का मौका, बच्चों को बोलने का मौका, जो हमसे असहमत है उनको बोलने का मौका, ये हमारे मिजाज में आना चाहिए। पहले ज्यादा था। इंदिरा जी आई थी, हम लोग बीएचयू के विद्यार्थी थे और उस समय पढ़े लिखे बेकार हैं इंदिरा तेरे राज में, डिग्रियां बेकार हैं तेरे राज में। कन्वोकेशन में लोग डिग्री फाड़ने वाले पीढ़ी के लोग थे। कन्वोकेशन होता है, डर के मारे कोई मंत्री विश्वविद्यालय में आता नहीं। तो इंदिरा जी आई, एक विश्वविद्यालय बगल में काशी विद्यालय, उन्होंने कहा ऐसा कैसे होगा, बनारस विद्यार्थियों का भी। इंदिरा जी आई, इनको काला झंडा दिखाएं। इंदिरा जी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी भाई, और जवाहरलाल नेहरू काशी विद्यापीठ के संस्थापकों में से। उनके दादा ने काशी विद्यापीठ का पत्थर रखा था गांधी जी को बुलाकर। इंदिरा गांधी का भी दावा था, राज कांग्रेस का था, और उसमें बांग्लादेश को तोड़ करके इंदिरा जी महिमा मंडिनी, सर्वोच्च, दुर्गा वगैरह सब विरोधी दल के लोगों ने भी कहा था। लेकिन हम लड़के तो उनका नहीं, हम लोग काला झंडा दिखाएं। तो इंदिरा जी उधर से निकली भाषण दे करके, और हम लोग काला झंडा, मुश्किल से 25-30 हम लोग, 18, 20, 22 साल के लड़के। इंदिरा जी ने हम लोग को देखा, उनके पास कुछ फूल था, तो कुछ थोड़ा सा फूल हम लोग ऊपर फेंका, मुस्कुराई कितना तो हम ही लोग जानते हैं कि उनको कितना बुरा लग रहा है। लेकिन देखिए हम लोग की कांग्रेसियों ने पिटाई नहीं किया, हम लोग नारा लगाते रहे, इंदिरा जी चली गए। वो लोकतंत्र का एक अभ्यास था। अभी प्रधानमंत्री जी आवे, आप झंडा पे झंडा छोड़ दीजिए, आप खाली फेसबुक पर अपना भी नहीं, किसी और का लिखा हुआ कुछ लिख दीजिए। रात को 12 बजे आपके यहाँ खटखटी होगी और ले जाएंगे। ये लोकतंत्र की कमजोरी, प्रधानमंत्री की कमजोरी नहीं। प्रधानमंत्री तो शायद चापलूसों से इतने घिरे हुए हैं, या मुख्यमंत्री, या बंगाल की ममता बनर्जी, या बिहार के नीतीश कुमार, किसी एक ही मिजाज है ये रूलिंग क्लास के, रूलिंग सिस्टम के लोग। उनको लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है। जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे तो हाउस में बैठ करके सबका भाषण सुनते थे, खासतौर पर विरोधी दलों का। और विरोधी दलों के नेताओं के भाषण के बाद जब सदन उठ जाता था, गलियारे में मिलते थे तो पीठ थपथपाते थे, आज तो तुम बहुत अच्छा बोल रहे। आज प्रधानमंत्री कुछ बोले न बोले, बाकी सब एकदम जैसे भूखे भेड़ियों की तरह से आप पर टूट पड़े। तो ये लोकतंत्र डिफिसिट है। ये खाली लोकसभा में नहीं है, पार्टियों के अंदर है। पार्टियों के अंदर आंतरिक चुनाव बंद हो गए, न खाता न बही, जो नेताजी कहें वही सही। हमने भी एक पार्टी बनाई थी, बड़ा आंदोलन किया था हम लोगों ने, और उसके बाद पार्टी बनाई। पार्टी में हम लोग बहुत सारा, किंतु